नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले संगठन से जुड़े सीनियर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार सूची में 11 दायित्वधारियों का नाम शामिल है। नए साल से पहले सीएम धामी का ये कार्यकर्ता और पार्टी को दी गई बड़ी सौगात है। वहीं महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लंबे समय से जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों से नवाजने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अभी तक 21 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और आगे भी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देने का काम सरकार में होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों से नवाजने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 21 ऐसे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे भी निरंतर वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी देने का काम सरकार में ऐसा होता रहेगा और मैं समझता हूं कि इससे उनकी जो योग्यता है, उनकी क्षमता है, उसका उपयोग समाज के लिए भी होगा और सरकार के लिए भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होगा। साथ ही जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, उनको जिम्मेदारी देने के बाद उनका संगठन में भी उपयोग होगा और इस प्रकार से उनके पदों पर आने से संगठन के कामों में भी इससे गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम किया है। पार्टी के 11 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि धामी सरकार में यह दूसरा अवसर है जब पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री के पद की सौगात दी गई है। पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक सूची जारी की है जिसमें उनको दायित्व देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में दूसरी दायित्वधारियों की सूची जारी हुई है जिसमें 11 लोगों को इस बार राज्य मंत्री का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जिस प्रकार की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो विधायक है, उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दे सकते हैं सरकार में हेल्पिंग हैंड के तौर पर, ताकि सरकार की योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित रूप से इम्प्लीमेंट हो सके, उनका लाभ आम जनता को मिल सके और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी जो दायित्व न दिए जाने की जो नाराजगी थी वो भी दूर की जा सके। तो उस पर अब खरा उतरने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें 10 पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इसमें जिम्मेदारियां दी गई थी, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और अब 11 लोगों की और सूची जारी यहाँ पर हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले दिनों में एक और बड़ी सूची यहाँ पर जारी कर सकते हैं जिसमें पार्टी के वरिष्ठ विधायकों या फिर नेताओं को और दायित्व यहाँ पर दिए जा सकते हैं ताकि 24 की जो तैयारियां और पुख्ता हो सके और बीजेपी को आगामी चुनाव में बड़ा लाभ मिल सके। कैमरामैन नतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर औचक छापा मारी गई है। वहीं प्रशासन ने इस कार्रवाई की भनक लगते ही दुकानदार दुकानें बंद करके भाग निकले, जिस पर अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट और दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान 10 दुकानों में निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ गड़बड़ियां मिली है। वहीं टीम के द्वारा नोटिस देते हुए बताया गया कि इसके आगे विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है हाईकोर्ट ने, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट है, ड्रग है, फूड है और प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। इनका काम ये है कि हम समय समय पर मार्केट का निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि एक्सपायर्ड फूड और ड्रग आइटम तो नहीं बिक रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम लोग रामनगर में हैं। हमारे साथ जनपद नैनीताल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं सभी लोग, ड्रग इंस्पेक्टर हैं मीनाक्षी बिष्ट, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर कौशिक हैं और तहसीलदार रामनगर हमारे साथ हैं। आज हमने मार्केट का निरीक्षण किया, लगभग 10 दुकानों का निरीक्षण किया है। इसमें 1-2 जगह हमें एक्सपायरी आइटम मिला है तो उनको नोटिस दिया है, आगे कार्रवाई करेंगे। मेडिकल स्टोर्स का भी निरीक्षण किया है, उसमें एक सैम्पलिंग भी की गई है और ये कुछ लोग दुकान बंद कर भाग गए हैं तो इसको फिर निरीक्षण किया जाएगा, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रामनगर से संवाददाता रोहित गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जो रोहित, जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की गई है, मेडिकल स्टोर तमाम जो एक्सपायरी दवाइयां बेच रहे थे उन पर कार्रवाई हुई है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है? जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो है संयुक्त टीम ने जो है छापेमारी की है और इससे छापेमारी के दौरान जो है कई दुकानदार जो दुकान बंद करके भाग गए और मेडिकल स्टोर पे भी कार्रवाई की है ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा और
जो खाद्य सुरक्षा की टीम है उनके द्वारा और जो दुकानें थी, जो खाद्य की दुकानें थी, उन पे छापेमारी की है और उनका सैंपल भी लिया और जो एक्सपायरी डेट माल जो लोग बेच रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की है और एक्सपायरी डेट के माल के सैंपल भी लिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सैंपल की आप बात कर रहे हैं, कितने तक सैंपल पकड़े गए हैं और जो तमाम मेडिकल स्टोर थे, क्या ज्यादातर मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां बेची जा रही थी? जी मैं आपको बताऊं कि जो मेडिकल स्टोर थे, कुछ मेडिकल स्टोरों में जब उन्होंने छापेमारी करी उस दौरान जो है एक्सपायरी डेट का जो माल मिला और उसको जो है उसने प्रशासन ने जो है सैंपल उसका रख लिया है और सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही उन पे कार्रवाई की जाएगी और जो दुकानदार बंद करके भागे थे उनके खिलाफ भी विभाग के द्वारा आगे भविष्य में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और संयुक्त टीम ने छापेमारी की है, क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? और साथ ही साथ कार्रवाई की जो आप बात कर रहे हैं, अब जिनके सैंपल भेजे जाएंगे उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी टीम का ये कहना था जो सैंपल इनके द्वारा भेजे गए हैं, सैंपलिंग में जो भी रिपोर्ट जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद इन पे कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में आगे भी समय समय पर जो है मेडिकल स्टोर जो और दुकानें हैं, खाद्य की दुकानें, उन पे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव होने में कुछ महीनों का समय बाकी है, जिससे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि भारत में 18 लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। साथ ही लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश भर में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत 14 से 17 दिसंबर अल्मोड़ा में सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। वहीं 20 और 21 दिसंबर को नैनीताल ऊधम सिंह नगर में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आगामी चुनाव पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव 3-4 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। संगठनात्मक स्तर पर हम लोगों ने बूथ स्तर पर अपनी इकाई 11 लोगों की एक समिति का गठन किया है और प्रत्येक पन्ना के लिए एक पन्ना टोली का भी गठन किया है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक 30 मतदाताओं पर एक हमारा पन्ना प्रमुख है और अब आगामी समय में हम उन सभी लोगों का विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन शुरू हो चुके हैं, जिसमें भाजपा की भांति हम मन की बात नहीं सुना रहे हैं, हम मन की बात सुन रहे हैं। हमारे सम्मेलनों में बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। उनको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फील्ड में, इन बातों पर गौर किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर हमने जनता के बीच में जाना है, वो मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं और मंथन इस बात पर भी चल रहा है कि लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के मद्देनजर हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। तो गढ़वाल मंडल के सभी हमारे जिला स्तरीय कार्यक्रम लगभग पूरे हो चुके हैं और इस वक्त माननीय अध्यक्ष जी तमाम कुमाऊं के जिलों में दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम किया है। पार्टी के 11 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का तोहफा दिया गया है। वहीं कांग्रेस भाजपा के दायित्व देने के बाद भी भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कुछ कार्यकर्ताओं को खुश करने के बाद अब कार्यकर्ताओं का क्रोध बीजेपी को झेलना पड़ेगा। रिएक्शन तो अभी आना बाकी है ना, अभी तो केवल एक्शन हुआ, यानी कि अभी तो दायित्व बांटे गए, लेकिन जो लोग दायित्वों की टकटकी बांटकर इंतजार कर रहे थे वो कितना शुभ हैं या वो कितना उदासीन हो गए हैं इस निर्णय से, उसका रिएक्शन तो आना अभी बाकी है। भाजपा को यही तो दिक्कत थी जो इतने लंबे समय से दायित्वों का वितरण नहीं हो पाया। सारे गुटों को साथ पाना एक बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी जी के लिए थी, महेंद्र भट्ट जी के लिए थी और अब देखने वाली बात है कि कार्यकर्ता इन दायित्व वितरण से कितना संतुष्ट होता है। 5 साल पहले जनपद हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एक रेप की वारदात हुई थी। वारदात के बाद घटना में शामिल एक आरोपी को घटना के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। 5 साल बाद अब जाकर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनपद हरिद्वार में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2018 में घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला के साथ में रेप किया गया था और विरोध करने पर उसके भाई को
मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस में 3 मुख्य अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त थे वो पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। इनमें से जो इन दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। तो इनमें से जो एक अभियुक्त था, इसको लगभग 15 दिन पूर्व एसटीएफ की टीम के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि साधु का वेश बनाकर कहीं मंदिर में रह रहा था। उसी पर आगे काम करते हुए जो तीसरा अभियुक्त था, उसको भी पकड़ने में एसटीएफ की टीम के द्वारा सफलता हासिल की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से 5 साल के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या था पूरा मामला? देखिए, 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो ये 3 आरोपी जो अब तक फिलहाल जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने एक रानीपुर जो क्षेत्र है हरिद्वार में, वहां पर एक महिला को छेड़खानी की थी, जिसके बाद जो उसका भाई था वो उनसे लड़ने वहां पर पहुंचा, जिसके बाद इन तीनों ने उसे पत्थर मार के उसके सर पर हत्या कर दी थी। और जो एक जो आरोपी था उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो 2 आरोपी थे उस वक्त फरार होने में कामयाब हो गए थे और इनकी तलाश करीब 5 सालों से चल रही थी। इन दोनों पर 50-50 हज़ार रुपए का जो इनाम है वो भी घोषित किया गया था और जिसके बाद इन दोनों की जो खोजबीन है, दबिश है, वो लगातार चल रही थी और करीब 15 दिनों में ही ये माना जा रहा है कि दोनों ही जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पहला आरोपी है उसे 15 दिन पहले बिजनौर से गिरफ्तार किया गया और वो साधु का वेश बनाकर मंदिर में रह रहा था। और इस दूसरे वाले की बात की जाए जो जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में, वो एक ढाबे में, जो निजी ढाबा है रानीपुर क्षेत्र में, वहां पर जो तंदूर का है वो कार्य कर रहा था। ऐसे में एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां दून में जाम का सबसे बड़ा स्पॉट आड़त बाजार है। बीते कई सालों से इसकी शिफ्टिंग की योजना पर काम किया जा रहा है। हालांकि अब जाकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने आड़त बाजार की शिफ्टिंग की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। नए स्थल पर आड़त बाजार के विकास के लिए एमडीडीए ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल संचालन के बाद एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने आड़त बाजार की शिफ्टिंग का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। नए स्थल पर आड़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए करीब 145 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। एक्चुअल में हम पिछले होलसेल डीलर एसोसिएशन पिछले 20 साल से प्रयास कर रही है कि देहरादून का जो थोक व्यापार है शहर से बाहर लगाया जाए। उसी प्रयास में हमारे द्वारा जिलाधिकारी और मसूरी प्राधिकरण के साथ वार्ता हुई थी, जिसके अनुसार ये तय किया गया था कि आड़त बाजार को चौड़ीकरण किया जाएगा और हमें शहर से बाहर हमें वहाँ के सर्कल रेट के हिसाब से हमें जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिस बात के लिए हमारी जिलाधिकारी महोदया और हमारे प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं वो तैयार हो गए थे। बाजार को एक लेकर के जो बाटल नेक बना हुआ है और बार बार वहाँ जाम लगता है, उसको हम लोग शिफ्ट करने के लिए जो है ब्राह्मणवाला में जमीन हस्तांतरित हुई थी, तो वहाँ पर भूखंड विकसित करने के लिए जितनी स्थापनात्मक सुविधाएं हैं उनको विकसित करने के लिए हम लोगों ने कल निविदा आमंत्रित किया है और ये पूरा कंप्लीट जो डेवलप करेंगे और प्लाट जो देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग डिमोलिशन करेंगे। उसमें विकल्प दिया हुआ है, अगर कोई प्लाट के बदले पैसा चाह रहा है तो उसको जो हमारा एक्विजिशन होता है उसके रेट से उनको भुगतान करेंगे और भुगतान करके फिर उसको चौड़ीकरण के लिए प्रयोग में लाएंगे। लोहाघाट नगर की मुख्य चौड़ी लिफ्ट पेयजल योजना का पाइप डिग्री कॉलेज मार्ग के ऊपर क्षतिग्रस्त होने से लोहाघाट नगर की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। नगर में पेयजल आपूर्ति न होने पर लोग काफी परेशान हैं। वहीं जल संसाधन के अभियंता पवन बिष्ट ने बताया कि मुख्य पेयजल योजना का पाइप डिग्री कॉलेज मार्ग के ऊपर क्षतिग्रस्त होने से आज नगर में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। जल संसाधन कर्मी पेयजल योजना को ठीक करने में लगे हुए हैं। पेयजल योजना ठीक होते ही पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। नगर पालिका के कर्मचारी के साथ में एक इंटरनल बैठक की गई, तो उसमें कैसे इसकी आय में वृद्धि हो, इसके संबंध में जो हाउस टैक्स यहाँ के आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, उसमें ये चर्चा आई कि जो हमारे विभिन्न कार्यालय और संस्थान हैं उसमें बहुत हमारी अभी पेंडेंसी हाउस टैक्स की बनी है। साथ ही जो हाउस टैक्सेस लोगों पर इम्पोज किया गया था उसमें भी हमारे द्वारा कुछ लोगों के द्वारा वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया है। उनको प्रारंभिक तौर पर एक नोटिस भेजा गया है। समस्त कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष से मेरा भी
अनुरोध है कि आपको एक नोटिस भेजा गया है। साथ ही हमारे कर्मचारी भी आपके ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा हाउस टैक्स जमा कर दें। खबर हल्द्वानी से है, जहां सरकार को लाखों की चपत लगाने वाले नायब नाजिर के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब नाजिर पर हल्द्वानी तहसील के लगभग 42 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। आरोपी नायब नाजिर के खिलाफ पिछले 5 साल से जांच चल रही थी। अंतिम रिपोर्ट में पुष्टि हुई तो तहसीलदार सचिन कुमार ने जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। आरोपी के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नायब नाजिर पद पर यहाँ कार्यरत रहे वर्ष 2009 से 2015 तक। उनके विरुद्ध एक जांच हुई थी जिसमें उनके खिलाफ 42 लाख रुपए सरकारी धनराशि का गबन करने के आरोप लगे हैं। उसके क्रम में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। सिटी मजिस्ट्रेट में हमने उस प्रकरण में जाँच की थी तथा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार उसमें FIR दर्ज कराई और उसमें जो भी कार्रवाई होगी पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का प्राइवेट फिटिंग सेंटर के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार के ट्रांसपोर्टरों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्राइवेट फिटनेस सेंटरों के खिलाफ ज्ञापन दिया है। देवभूमि हरिद्वार ट्रांसपोर्टर महासंघ के बैनर तले हुए इस धरना प्रदर्शन में ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने मांग की है कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर की जगह सरकारी फिटनेस सेंटर खोले जाएं, क्योंकि प्राइवेट फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो हरिद्वार का एक दुर्भाग्य है कि हमें समय समय पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। हरिद्वार एक प्लेन क्षेत्र में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा परेशानी झेल रहे हैं। ऋषिकेश में एक सरकारी सेंटर बनाया गया है ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए, जिसमें कि सरकारी जो RI होते हैं वो वाहनों की फिटनेस करेंगे, जो RT ऑफिस में ही बना दिया गया है। हरिद्वार के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर बना करके तैयार कर दिया गया है भादराबाद के क्षेत्र में। एक राज्य में 2 तरह के नियम चलना न्याय संगत नहीं है, ये व्यवस्था उचित नहीं है। या तो पूरे पहाड़ में प्राइवेट सेंटर हो या सरकारी सेंटर हो। हरिद्वार भी उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। हम इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी से करते आ रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां के बहादुरपुर खादर गांव में कई बाइक पर सवार होकर आए 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने लक्सर व बहादुरपुर के बीच में एक दुकान पर बैठे युवक पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने युवक के ऊपर गोली चलाई। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई थी। इसी बीच वापस लौट रहे एक 9 साल के बच्चे की आंख के पास गोली लगी। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक भारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। जमकर लाठी डंडे धारदार हथियार चले। तहसील के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही सूचना प्राप्त हुई थी कि बहादुरपुर खादर में कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे हैं और पथराव हो रहा है और फायरिंग की भी सूचना आई थी। तो इस सूचना पे हमारा पुलिस बल जो है तत्काल मौके पे आ गया और मुझे भी सूचना मिली है, तो मैं भी यहाँ पर हूँ और पूछताछ चल रही है। इसमें संज्ञान में आया कि कुछ लड़के आपस में जो विवाद था, आपसी रंजिश निकालने के लिए आपस में पथराव और हाथापाई कर रहे थे और कुछ फायरिंग की भी बात इसमें प्रकाश में आई है। तो इसकी तस्दीक करके इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां वायु प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर और परेड ग्राउंड के क्षेत्र में विक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकेगा, जिसके चलते घंटाघर और परेड ग्राउंड को विक्रम के लिए फ्रीज जोन घोषित किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 दिसंबर को RTA से होने वाली बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही ये पाबंदी लागू हो जाएगी। ऐसा एक प्रस्ताव हमारी RTA की बैठक जो 23 दिसंबर को होने जा रही है, उसके अंदर ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि जिसके अंतर्गत जैसे पूर्व में जो प्रेमनगर से विक्रम चलते थे उनको प्रभात सिनेमा से ही टर्न कराया जा रहा था, ऐसे ही एशले हॉल पर जो वहाँ से चलते हैं उनको किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घंटाघर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विक्रमों के चलने से बहुत ज़्यादा जाम की समस्या की पैदा हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए अच्छे फुटपाथ जो बनाए गए हैं उनका उपयोग हो सके। देहरादून पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में 2 लाख के एक और इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SSP देहरादून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि 6 से 8 राज्य में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन सभी में गिरफ्तारी और रिकवरी का प्रतिशत कम है। देहरादून पुलिस ने एसटीएफ की मदद से इस लूट प्रकरण के 9 आरोपियों को केवल 1.5 माह में गिरफ्तार किया है। इसमें लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसके अगले चरण में इनसे रिकवरी की जाएगी, क्योंकि इस तरह के गैंग के सदस्य मॉडल ऑपरेंडी के तहत प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए जल्द ही दूसरे चरण में इनकी रिकवरी की जाएगी। बता दूं कि इसमें अगर आपकी जानकारी बता रहा हूं कि 6 से 8 स्टेट्स में घटनाएं हुई हैं और जो रिकवरी परसेंटेज वो काफ़ी लो है, अरेस्टिंग का परसेंटेज भी काफ़ी लो है। लेकिन जिस तरह से देहरादून पुलिस और यहाँ पर एसटीएफ ने मिलकर 1 माह के अंदर, 1.25 माह के अंदर 9 लोग को अरेस्ट किया, इसमें 3 इसमें मेन जो आने वाले थे वो अरेस्ट हो गए। सेकंड पार्ट आता है उसका रिकवरी का। तो नेचुरल सी बात है, मैंने बताया इस गैंग के मोडस ऑपरेंडी जो करने वाले हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो ज्वेलरी लेकर अपने घर या कहीं उनका बंटवारा नहीं होता है, वो सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड में पास ऑन हो जाती है। तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत अर्ली है, मैं सबको अभी मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब हम सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले हैं जहां पर हम रिकवरी के प्रयास के आगे इसमें रखेंगे। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के नेताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। दरअसल क्षेत्र की पुलिस पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के साथ ही साथ किसान नेताओं के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगा है। इसको लेकर सीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं हफ्ते भर के भीतर कार्रवाई न होने पर लक्सर कोतवाली में धरना देने की धमकी भी दी गई। बता दें कि सीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। खबर देहरादून से है, जहां के दिलाराम चौक के पास दुकानों में आग लग गई। अचानक इतनी भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।